कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग गुप्त काल को पीछे काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम गुप्त काल में हमने श्रीगुप्त से लेकर विष्णुगुप्त तक को ख़त्म किया 2 वीडियोज़ में। जिन्होंने पहली बार वीडियो देखा है वो कृपया करके दोनों वीडियो पहले के जाकर लिंक से सब्सक्राइब करें, पीछे अपने आप मिल जाएंगे। ना सब्सक्राइब करें इसको तो कम से कम देख ही लें, आपके लिए अच्छा होगा। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आना ही आना, तो क्यों ना भाई हम इसको छोड़ें, हम इसको पूरा का पूरा क्यों ना पढ़ लें। चलिए आज बात करते हैं नए तरीके से और देखते हैं कि किसी भी साम्राज्य के उत्थान और पतन के दौरान उसके साहित्य, कला, इतिहास, स्थापत्य और उसकी आर्थिक सामाजिक दशाएं ही उस राज्य के उत्थान और पतन का कारक बनती हैं। मेंस में आप जाकर जाएंगे तो यही भाषा शैली आपको यूज करनी है। अब बात करते हैं, क्योंकि आप अच्छे से पता मेंस में 4 जीएस के पेपर हैं, मेंस में लिखना है, ऑब्जेक्टिव काम खत्म, पढ़ना होगा। यस, तो हम बात करते हैं कि जो गुप्त काल था, इसमें क्या स्थिति साहित्य की रही, क्या कला की, क्या समाज की, क्या राजनीति की रही, और क्या कैसे कैसे उनके विकास प्रक्रम में इनका यूज रहा, कौन कौन से उनके दरबार में रहने वाले। इसमें देखेंगे कि क्या प्रकांड लोग इनके दरबार में रहे, खासकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में तो वाह। हम देखेंगे धन्वंतरी, हम बात करेंगे कालिदास की, हम बात करेंगे 12 मिहिर की, आर्यभट्ट की, वाह देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले गुप्त काल में इनकी सामाजिक स्थिति की। तो ध्यान से सुनेंगे, सातवाहनों ने एक सामंती व्यवस्था हमको देखी थी, और इस सामंती व्यवस्था में हम लोग इस स्थिति तक पहुंच गए थे कि छोटे छोटे साम्राज्य में ये बटे हुए थे। आपने देखा होगा कि जो गुप्त थे ये खुद कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। तो इस सामंती व्यवस्था में कहीं केंद्रीकृत प्रणाली नहीं थी, तो गुप्तों में कहीं केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनका वृद्धि होती जाती, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आते जाते ये ईश्वर के रूप में स्थापित कर देते हैं राजा को, और स्थापित होने के कारण ही राजा दैवी शक्ति का केंद्र बन जाता है, या यूँ कहें कि सत्ता का केंद्र बन जाता है राजा, जो कि ऐसा ही मौर्य में था। हुआ क्या कि गुप्त समाज में अब सामाजिक स्थिति बदली कैसे। देखिए, जैसे ही आईबीसी से हम आगे आते जाते हैं वैसे वर्ण व्यवस्था और कठिन होती जा रही। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गई। हुआ क्या कि भाया ने अपने विवरण में लिखा है कि यहाँ पर अछूत और वर्ण व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब यह था कि बहुत क्रिटिसाइज हो गया था। वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में ही नहीं, अब उपजातियों में बढ़ना शुरू हो गई थी। कल किसी ने डाला था कि वर्ण संकरण क्या है, तो यहाँ वर्ण संकरण को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए। लेकिन हुआ क्या, अब जातियाँ उपजातियों में बंटने लगी। देखिए, अहीर आ गया, यहाँ पर कुम्हार आ गया, लोहार आ गया, जात के आधार पर नाम देने लगे और वो जातियाँ उनकी होने गई, जबकि ये नहीं था। अरे भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा कुछ नहीं था इससे पहले। गुप्तों में आते ही ये प्रारंभ हो गया कि उपजातियाँ प्रारंभ हो गई। इनमें सबसे जो पेपर में आया था सबसे सशक्त कौन सी जाति थी, तो कायस्थ जाति इस समय सबसे सशक्त जातियों के रूप में थी। इसका मतलब उपजातियाँ प्रारंभ हो गई। दूसरा, छूतों की स्थिति बहुत बुरी थी। भाइया ने लिखा है कि छूत जब गांव से निकला करते तो गांव खाली करा लिया जाता था, रोड खाली करा ली जाती थी, और जब पास आउट हो जाते थे तो गलियां धोई जाती थी। ये बुरी स्थिति थी। अछूत का तो नरक था इस साम्राज्य में। मतलब क्या चाहते हैं, मतलब ये कि 2 जातियां फिर श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसी की स्थिति तो और दयनीय हो गई। हमें लगता है कि आईबीसी बहुत बेहतर था, इंडियन वैली सिविलाइजेशन हमसे बहुत अच्छा था इस सभ्यता, इस दौरान। तो कहेंगे सर क्या सभ्यता बुरी थी? नहीं भाई, हर समय काल परिस्थितियों के आधार पर सत्ता और समय देश काल परिस्थितियों के परिवर्तित है। अब हुआ क्या कि ईस्यू की स्थिति बुरी स्थिति, हम कैसे जान जाएं कि स्थिति बुरी थी। आपने देखा होगा भानुगुप्त का जो अभिलेख है, ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी में था। मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि उसकी पत्नी को अंत में सती प्रथा करना, यानी मरना पड़ा था। इसका मतलब हुआ कि ईस्यू की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, उनको मरना पड़ा। यानी पुरुष अगर स्त्री प्रधान समाज होता तो ऐसा नहीं करना होता, है ना। चलिए अगला बात करते हैं इनके प्रशासन की। तो प्रशासन की इकाई सबसे छोटी ग्राम थी, इससे बड़ी इकाई विषय थी, इसके ऊपर विभक्ति थी और इसके ऊपर देश था। ग्राम का जो संचालन करता था वो ग्रामिक था, विषय का जो संचालन करता था तो उसे विषयपति कहते थे, भोक्ति हम ऊपरी को कहते थे और देश गोपना कहते थे। तो आज का प्रदेश उस समय का देश हो गया, है ना। ये था प्रशासन की धुरी था वो राजा था।
और वही शक्ति का सारे निर्णय लेने पर प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक जितनी भी शक्तियाँ थी राजा में केंद्रित हो चुकी थी। आगे बात करते हैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। देखिए, गुप्तों की धार्मिक स्थिति को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है भाई, बौद्धों को ये संरक्षण दे रखे थे, लेकिन सारे के सारे गुप्त शैव मानने वाले थे। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसको मानने वाले, तो वैष्णव को मानते थे। यानी ये बौद्ध को मान रहा है, ये जैन को मान रहे हैं, शैव को मान रहे हैं, ये वैष्णव को मान रहे हैं। लेकिन अगर इन सब में कहा जाए तो ये पूरे के पूरे सामान्यतः लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, यानी विष्णु के उपासक थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला, आपने आईबीसी से लेकर अभी तक बहुत सारी मूर्तियों के बारे में पढ़ा, लेकिन आपने क्या कभी पढ़ा कि एक मंदिर मिला था वहाँ पर? कहीं नहीं मिलेगा। गुप्त काल में आकर पहली बार मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे जहां इन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा और मंदिर के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा प्रारंभ होगी। ये पहली बार होगा कहाँ? गुप्त साम्राज्य में। इसका मतलब इससे पहले कहीं मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। नोट करिएगा, मंदिर पहली बार गुप्त साम्राज्य में आकर मिलते हैं। और इनमें बहुत बढ़िया उदाहरण है, दशावतार मंदिर आपके बगल में, जहाँ से देवगढ़ नामक स्थान में अगर आप देखें तो वहाँ पहला मंदिर है जो पहली बार गुप्त काल में माना जाता है। यानी मंदिर के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया, यानी अब तेजी से विकास प्रारंभ हुआ। लेकिन आडंबर भी, कहते हैं, मैं नहीं कह रहा मंदिर बुरी जगह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर के लिए तो सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए ना। चलिए, फिर भी अब मंदिर आ गए तो पूजा प्रारंभ हो गई। पूजा प्रारंभ हो गई तो फिर से दान मिलना शुरू हो जाएगा। ना भूमदान बहुत तेज किसको? अरे भाई, ब्राह्मणों को जी। गुप्तों के समय मंदिर प्रारंभ हुए थे। विष्णु का 12 अवतार जो है वो उनके सारे अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाने लगा। लेकिन फाहियान ने लिखा है अपने विवरण में कि जब वो मध्य देश में पहुंचा, सही शब्दों में आज कहा जाए तो मध्य प्रदेश के एरिया में, तो उसने देखा कि यहाँ के लोग बड़े संपन्न हैं, बड़े धनाढ़ हैं, बड़ा सुख समृद्धि से रहते हैं। इसका मतलब उसने कहा कि ये बहुत बढ़िया देश है। उसने कहा ये ब्राह्मणों का प्रदेश है। इसका मतलब ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी रही होगी, उनकी अच्छी सी होगी भाई। भूमदान मिल रहा, स्वयं सामंत बनेंगे। वाकाटक देखिए बन गए, कुषाण बन गए, ये सारे के सारे सामंत ही तो होते। और तो छोड़िए, ये गुप्त वंश ही सामंत थे सारे के सारे, है ना। तो अब बात करते हैं, ये थी उनकी धार्मिक स्थिति। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति। देखिए, किसी राज्य के विकास के लिए सबसे बेस कौन होता है? इकोनॉमी। देखिए, हम चले शिकार करने से, हम चले पशुपालन करने से, हम चले कृषि करने से, और फिर कृषि के पीछे ऐसे लगे आज तक कृषि छोड़ नहीं पाए। और आज 21वीं सदी में जी रहा हो, कृषि बेस है। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। तो चलिए, गुप्त काल में भी अर्थव्यवस्था का मेन केंद्र क्या हुआ? कृषि हुआ। और कृषि में जो उत्पादन होता था उसका 1/4 से 1/6 पहले से भी गुप्त मौर्य में भी यही था, यहाँ पे भी वही है। आप जानेंगे 1/4 कहाँ होगा, 1/6 कहाँ होगा? अरे भाई, 1/4 वहाँ होगा जहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा, 1/6 वहाँ होगा जहाँ उत्पादन कम होगा। आप जानते हैं। अगला, व्यापार का संचालन के लिए एक हायरार्की बनाई गई थी, तुम बड़े अधिकारी, तुम छोटे अधिकारी, तुम छोटे अधिकारी, ऐसे। तो जब सबसे बड़ा अधिकारी था तो उसे अध्यक्ष कहते थे, उसके क्रमागत रूप से ज्येष्ठ, फिर निम्न के रूप में नेक्स्ट कर्मचारी। तो आपको प्रश्न पूछेगा किस सभ्यता में या किस साम्राज्य में व्यापार के लिए श्रेणी क्रम अपनाया गया था? तो गुप्तों में अपनाया गया था। ठीक। और इस समय व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो उज्जैन था, और सबसे बड़ा जो बंदरगाह था व्यापार का वो ताम्रलिपि था। व्यापार है, 2 प्रकार की मुद्राएं अपनाई जाती थी, सोने का दिनार और चांदी का रुपये का। आज का रुपया, उस समय का रुपये का। इसका मतलब गुप्त काल की चीज़ें छोड़ी नहीं, हमने एक्सेप्ट कर ली। पहली क्लास में मैंने आपसे पढ़ाया था इतिहास में, अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करो और बुरी चीज़ें छोड़ दो। तो हमने यहाँ से रुपये का को रुपया आज भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज के रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने दिया, और जो चिन्ह है वो बनाने वाला कौन था, और उसे क्या धनराशि मिली थी इसको बनाने के लिए, है ना। चलिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे, परंतु गुप्त काल के सिक्के सर्वाधिक गुण वाले नहीं थे। यूं कहें कि उनकी क्वालिटी क्या होती गई, गुणवत्ता कम होती गई। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, याद है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे, लेकिन कुषाणों सबसे शुद्ध चलाए थे, यानी 24 कैरेट। इनके धर्म जैसे इनका राज्य पतन की ओर जाता गया, वैसे वैसे इनकी गुणवत्ता सोने के सिक्कों की क्या होती गई, घटती चली गई। और विष्णुगुप्त आते आते तो काम ही खत्म हो चुका था। इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति थी। अगला है गुप्तकालीन कला और स्थापत्य। कला में इन्होंने नागर शैली को अपनाया था। देखिए, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये सारी शैलियाँ होती हैं मंदिर। नागर शैली आप समझ लीजिए क्या होता है, हमारे गांव में है खूब सारे। पहले चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरा के ऊपर मंदिर बनाया जाता है, ठीक है। द्रविड़ शैली में नीचे से लेकर ऊपर तक शंकुनुमा एक आकृति बनाई जाती है। बेसर शैली में छोटे छोटे गुम्बद रखकर मंदिर बनाए, ये तरीका होता। तो यहाँ पे इन्होंने नागर शैली को अपनाया था। चलिएगा, दशावतार मंदिर आपको मिल जाएगा। मतलब क्या है नागर शैली का?
इन्होंने बौद्ध जैन सबको प्रश्रय दिया था, लेकिन मूर्ति कला में हिंदुओं से ज़्यादा इन्होंने किसी को प्रश्रय नहीं दिया। इन्होंने अजंता और बाघ की गुफाओं में चित्रकारी कराई। अजंता कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन सुनिए, अजंता में किस चीज़ का है? तो बौद्ध की महायान शाखा के चित्र मिलते हैं। और बाघ की गुफा में पहली बार सामान्य जीवन यानी लोक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो लोक जीवन की बात पहली बार आई, किसी भी अभिलेख में आज तक किसी भी जगह पर सामान्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। गुप्तों ने सामान्य व्यक्ति को क्या किया? शामिल किया। ये कहानी थी इनके आर्थिक और स्थापत्य और कला की। अब बात करते हैं, बाकी स्थापत्य हमने हर जगह व्यक्ति के साथ पढ़ाना जारी रखा था। अब बात करते हैं इनका साहित्य के बारे में कि इनका साहित्य कैसा था। गुप्तों का साहित्य सही शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोगों पर आकर केंद्रित हो गया। कारण ये था कि एक ही लेखक कई राजाओं के दरबार में रहता है। हर राजा की कुछ अच्छाई और बुराई होती है, तो उसे क्रमागत रूप से श्रेणी क्रम रूप से लिखना शुरू किया। अभी मैं दिखाऊंगा रघुवंशियम में आपको दिखाएंगे क्रम से उनकी पूरी श्रेणियाँ दी हुई। लेकिन हर राजा एक जैसा कोई जरूरी है क्या? तो जिस समय जो कुछ अच्छा लिख गया उसको अच्छा लिख गया, बुरा था तो बुरा लिख गया। इनमें सबसे महान थे कालिदास। हाँ भाई कालिदास, अभी देखते हैं कौन है भाई। जिस डाल पे बैठो उसी को काटो। चलिए, कालिदास नाम से ही उनके लगता है कोई भौकाली टाइप का आदमी। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, सारी रचनाएं सब के सब संस्कृत में, और आपको संस्कृत से लाठी चली कन्फर्म मानता हूँ। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत के 3 ग्रंथ लिखे। पहला मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। रटेंगे कैसे भाई? मालविका और अग्निमित्र की कहानी। अग्निमित्र कौन है आपको पता? शुंग वंश का शासक। कौन सा? दूसरे नंबर पुष्यमित्र शुंग के बाद ठीक आया था अग्निमित्र। मालविका से शादी करने के चक्कर, मालवा की राजकुमारी थी, इन्हीं से शादी करने के विवरण दिया है कालिदास ने। इसमें 5 अंक दिए हैं। विक्रमोर्वशीयम में दिया है 5 अंक, और ये है किसकी कहानी है? पुरूरवा और उर्वशी को, यानी राजाओं जो इंद्र था, या यूँ कहें कि जो राजा होते हैं किसके? देवताओं के बहुत सारे, तो उनको एक उर्वशी नामक उससे प्रेम हो गया, और उसी प्रेम के चक्कर में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगली है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के बारे में लिखा है, जिसमें भूल जाते हैं, वो विस्मित हो जाते हैं। इसमें 7 अंक हैं। ये कालिदास के 3 मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है कालिदास के महाकाव्य में से कौन है? तो रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और कुमार संभव। ये 4 हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले रघुवंशम। रघुवंशम में भगवान राम की पूरी वंशावली दी और उनके कहानियों के बारे में लिखा है। जैसे सबसे पहले दिलीप, फिर रघु, फिर दशरथ, फिर राम, और माना जाता है कि जो शुंग था अग्निमित्र, ये भी इन्हीं का वंशज है जी। तो इसके बारे में कहा। इसमें 19 खंड है रघुवंशम। अगला है मेघदूतम, इसमें 6 खंड है। ऋतुसंहार में 6 खंड है। कुमार संभव में 17 खंड है। कुमार संभव ध्यान से सुनिएगा, किसकी कहानी पेपर में आता है, जो भी पढ़े ढंग से पढ़े। कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म की कहानी लिखी, जिसमें शिव पार्वती के आपस में मिलन और उनके कार्तिकेय के जन्म के बारे में लिखा है। 17 उपसर्गों में लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं आर्यभट्ट। नाम से आर्यभट्ट, जो आर्यों का भी भट्ट, भट्ट माने विद्वान, आर्य माने पूरे समाज, आर्य समाज का विद्वान, 5वीं शताब्दी के आसपास का व्यक्ति है। और इसने इसे किस किस क्षेत्रों में, ज्योतिषविद, गणितज्ञ, पृथ्वी गोल है, सबसे पहले इसी ने बताया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही, सूर्य पृथ्वी का नहीं लगा रहा, सबसे पहले इसने बताया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, रुकी नहीं है। दूसरा, सूर्य का चक्कर लगाती, ये भी इन्होंने बताया था। दिन और रात इसी की वजह से होते हैं, इन्होंने बताया था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन्होंने ही बताया था। आप सोचिए, पाई का मान जो आज आप निकालने में परेशान हो जाते, कैसे निकालें, इन्होंने सबसे पहले शून्य की, दशमलव पद्धति की, इन सब के बारे में जानकारी किसने की थी? आर्यभट्ट ने। क्या व्यक्ति रहा होगा। आज अगर शून्य नहीं होता तो कंप्यूटर यूज नहीं हो रहे के होते। क्यों? जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, अरे भाई ये नहीं होता तो बाइनरी सिस्टम नहीं होता, बाइनरी सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर लैपटॉप काम ही नहीं करते। 0 1 0 1 0 1 पे काम करते है ना। चलिए, तो आर्यभट्ट की जरा रचना देखेंगे। गोलपात, गणितपात, कालक्रिया और 10 गीतिका, ये सब किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। नोट्स पे आपको मिल जाएंगे, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। इनमें सारे के सारे इन्होंने अपने बारे में वर्णन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दशमलव पद्धति, शून्य और पाई का मान। और सबसे पहले किसी ने बताया था सूर्य का चक्कर लगाते पृथ्वी, तो आर्यभट्ट ने लगाया था, है ना। पृथ्वी गोल है, कोई मानता नहीं था, पागल कहते थे आर्यभट्ट को। और आज क्या कहते हैं? हाँ भाई गोल जैसी है, थोड़ी सी चपटी है, चल जाएगा। 12 मीर इन्होंने दिया। पंच सिद्धांत का, बृहद जातक और लघु जातक, इन्होंने इनकी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं
कि इन्होंने क्या दिया। तो भैया 12 जो राशियां हैं आज हम पढ़ रहे हैं, ये सब इन्हीं की, सिंह कन्या तुला जो पढ़ते हैं ना, ये सब उन्हीं की बताए हुए। पृथ्वी के बारे में वर्गमूल, घनमूल बड़े आसानी में, √25 दैट्स 5 कहते हैं ना, 81 दैट्स 3 कहते हैं ना, ये सारा का सारा दिया 12 मीटर का है। तो पृथ्वी, और इन्होंने बताया था, नोट कर लीजिएगा, मेंस में काम आएगा जी। पृथ्वी में एक शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये सबसे पहले भारत में किसने बता दिया था? आपको तो आइंस्टीन पता है ना, 12 मीटर भी जान लीजिए। यस। इसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त, जो वैज्ञानिक आलोचक और खंड खाद्य और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले ब्रह्मदत्त थे। गुरुत्वाकर्षण कोट कर लीजिएगा, 12 मीटर ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी, और गुरुत्वाकर्षण सब यूज करके कौन चले गए? ब्रह्मगुप्त चले गए, है ना। अगले बात भास्कर प्रथम है। इन्होंने महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य नामक पुस्तकें लिखी, जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत नाम रखती। इसके बाद धन्वंतरी ने आयुर्वेद संहिता, इन्हीं के सबके समय के हैं, गुप्तों के समय में। पाल काव्य है हास्य आयुर्वेद, पाल काव्य का हास्य आयुर्वेद। सालिहोत्र का अश्वशास्त्र, जितने घोड़े के बारे में जानकारियाँ आज मिलती हैं, घोड़ा काला हो तो ये होगा, सफ़ेद हो तो ये होगा, पैर हो, ये सारी जानकारी हमारे पास सालिहोत्र ने लिखी थी, अश्वशास्त्र। इसके बाद अष्टांग हृदय, हार्ट की, हृदय की, लंग्स की, फेफड़ों की सारी जानकारी पहले से वहाँ भट्ट दे चुका था कि कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं। आज भी वैज्ञानिक परेशान कि उनको पता कैसे। अरे वो तो नालंदा अगर न जला गया होता बख्तियार खिलजी, तो हमारे पास हमें किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता इस कोरोना के दौरान। चलिए, इसके बाद अणु सिद्धांत दिया था कणाद ने, और कणाद का यही अणु सिद्धांत जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से ही सृष्टि का निर्माण हुआ और कैसे बनी। ठीक है, तो ये थी कहानी गुप्त साम्राज्य की और गुप्त इतिहास, साहित्य और सबके बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे हम कहाँ गुप्तोत्तर काल में कौन कौन आया और क्या क्या घटनाएं घटी। मौर्य आए, मौर्योत्तर काल आए, गुप्त आए, गुप्तोत्तर काल आए। तो अब गुप्तोत्तर के बाद छोटे छोटे जो साम्राज्य बनेंगे, उन साम्राज्यों के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करना होगा। PDF फाइल इस पे नीचे दी हुई लिंक पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। करंट को जरूर पढ़ते रहिएगा। अब सब्सक्राइब करने को तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोहराने के लिए ज़रूर कहूँगा, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बन जाए किसी विषय का कि आप किसी परीक्षा में बैठ जाएं तो निराश होकर ना है कि क्या बताएं 5 क्वेश्चन गड़बड़। क्यों गड़बड़ हो गए जी? जिन्होंने करे उनके 4 शर्त है क्या? रावण के भाई तो रहे नहीं होंगे, आप ही जैसे हैं। अंतर सिर्फ क्या पता है, हम वीडियो को केवल इंजॉय के लिए देख रहे हैं। अरे ना भाई, इंजॉय के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कई बार देखिए इन वीडियोस को, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नोट्स दोहराइए, और जब मौका मिले रामकली राम भरोसे देखने के बजाय अरे भाई 2 मिनट वीडियो ही देख लिया करो, आपका काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।